रेंज हम लोग जो है लास्ट टर्न पे कर रहे थे। हेडिंग डालें, रेंज विद द हेल्प ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू के थ्रू जो है हम लोग रेंज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को गिवन होगा फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक फंक्शन दिया होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहां x डिफाइन होगा a से b। x हम लोगों का डिफाइन होगा a से b। तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे। सिंपल डिफरेंशिएशन तो सब लोग कर लेते हो ना, है। फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश एक्स, ठीक। फिर अप्लाई करोगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। x इक्वल टू x1, x2, x3, x4, ये हमारे क्या कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे तो हम लोगों को क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। x1, x2, x3, x4, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हम लोग उन क्रिटिकल पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे जो a से b के बीच में है। ये a एंड b हमारा एंड पॉइंट है। ये फंक्शन हमारा a से b में डिफाइन है ना, ठीक। होल आर में नहीं डिफाइन है, a टू b डिफाइन है, ठीक। तो सेलेक्ट दोज क्रिटिकल पॉइंट्स विच लाई इन बिटवीन a टू b। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को सेलेक्ट करोगे जो a से b के बीच में स्थित है, ठीक है। तो नीचे लिखो, सेलेक्ट those critical points, select those critical points which lie in between a to b। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को सेलेक्ट करो जो a से b के बीच में स्थित है, ठीक है ना। ये फंडा यहां तक क्लियर हुआ सभी को। एफ ऑफ एक्स दिया है जो कि ए से बी में डिफाइन है, एफ डैश एक्स निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स बराबर 0 अप्लाई किया, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, ठीक। फिर वो क्रिटिकल पॉइंट सेलेक्ट करो जो ए से बी के बीच में स्थित है, और इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, ए एंड बी पर भी निकालेंगे, ठीक। फाइंड फंक्शनल, फंक्शनल मतलब एफ एक्स का वैल्यू, डेरिवेटिव का नहीं, एफ एक्स का। फाइंड फंक्शनल वैल्यू ऑन दीज क्रिटिकल पॉइंट्स also including endpoints A and B, also including endpoints A and B। तो उन क्रिटिकल पॉइंट्स को सेलेक्ट करो जो A से B के बीच में स्थित हैं, also including endpoints A and B। A और B पर भी वैल्यू चेक करना है, ठीक है ना। मान लो कि तुम्हारा x1 एंड x2 बिलोंगिंग A टू B। हमने मान लिया कि x1 एंड x2 A से B के बीच में स्थित है। तो अब इन सब पर क्या निकालना है तुमको, फंक्शनल वैल्यू। क्या निकालना है, फंक्शनल वैल्यू, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ b। सपोज इस पे वैल्यू m1 है, इस पे वैल्यू m2 है, इस पे m3 है, इस पे m4 है। m1, m2, m3, m4। अब
इन M1 M2 M3 M4 जिस पे सबसे कम वैल्यू होगा वो लीस्ट वैल्यू होगा, जिस पर सबसे ज्यादा वैल्यू होगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। ठीक है ना, ये नोट कर लो सब लोग। जिस पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लीस्ट वैल्यू। तो नीचे लिख लो, पॉइंट एट विच फंक्शन गिव्स मिनिमम वैल्यू, पॉइंट एट विच function gives minimum value will be absolute minima point. Absolute minima point. And point at which function gives greatest value will be absolute maxima point. जहां पर सबसे कम वैल्यू देगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट होगा, जिस पर सबसे ज्यादा वैल्यू देगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट होगा। जैसे मान लो कि M1 जो है वो लीस्ट है और M4 ग्रेटेस्ट है। हमने मान लिया कि M1 हमारा लीस्ट वैल्यू दे रहा है और M4 जो है हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू दे रहा है। तो हमारा जो रेंज हो जाएगा वो M1 टू M4 हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, M1 टू M4 रेंज हो जाएगा, M1 टू M4। ये क्लियर हुआ सभी को? M1 हमारा क्या है, लीस्ट वैल्यू, और जिस x पर लीस्ट वैल्यू होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। तो ये M1 किस x पर लीस्ट है, a पर, तो x इक्वल टू a क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट। ये x होगा ना, तो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट। और जो M4 हमारा है ये ग्रेटेस्ट वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब जिस x पर ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ये हमने ऐसे ही लेट कर लिया है, वो तो जब एक्चुअल क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा। किस x पर ग्रेटेस्ट वैल्यू है, b पर। किस x पर ग्रेटेस्ट वैल्यू है, b पर, तो b क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट। एंड x इक्वल टू b ये कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट। तो चारों चीजें क्लियर हो गई। कभी कभी वो पॉइंट भी पूछ देता है ना कि एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट बताओ क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट। पॉइंट मतलब वो x की बात कर रहा है। तो जिस x पर लीस्ट वैल्यू होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट, जिस x पर ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट। तो लीस्ट वैल्यू टू ग्रेटेस्ट वैल्यू ये हमारा रेंज कहलाएगा। लेकिन इसमें एक चीज तुम लोग ध्यान रखना कि ये जो फंडा है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में ही एप्लीकेबल है। ये जो फंडा है वो किसमें एप्लीकेबल है, कॉन्टिन्यूअस। जिस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में ये मेथड जो है एप्लीकेबल नहीं है। भाई एक मेथड हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड था रेंज बाय मेकिंग x एज अ फंक्शन ऑफ y, याद है ना।
और ये हमारा तीसरा मेथड है रेंज निकालने का, जिसमें हम लोग निकालते हैं। तो नोट में लिख लो सब लोग, range with the help of least value and greatest value will only be applicable. Range with the help of least value and greatest value will only be applicable if f of x is continuous function. एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में ही ये मेथड हमारा जो है एप्लीकेबल होगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को अंडरलाइन कर लो, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन में ये मेथड अप्लाई मत करना। और एक चीज और है, अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो वहां पर तुम लोग ये एफ डैश एक्स निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, वो आगे तुम लोग जान जाओगे, ठीक है ना। अगर फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस है तो वहां पर एफ डैश एक्स तुम लोग डिफाइन, अब जैसे बिग ब्रैकेट एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब बिग ब्रैकेट एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, तो बस वो तो वही आइडिया तुमको लग जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये जो रेंज विद द हेल्प ऑफ लीस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये किन फंक्शंस में एप्लीकेबल है? जो फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और अगर तुम डायरेक्ट एफ डैश एक्स कर पा रहे हो, जैसे तुम सोच रहे हो कि ये कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एफ डैश एक्स तुमने डिफरेंशिएशन कर फंक्शन का एफ डैश एक्स निकाल पा रहे हो, तो यानी वो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। डिफरेंशिएबल फंक्शन विल ऑलवेज बी कॉन्टिन्यूअस, तो वो कोई चेक करने की तुमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तो उसका डायरेक्ट एफ डैश एक्स तुम निकाल ही नहीं पाओगे। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, उसमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। तो इसके लिए तुम लोगों को क्या करना है, पहले क्या निकालना है? एफ डैश एक्स, फिर एफ डैश एक्स बराबर जीरो से बोलते जाओ क्या करना है, फिर एफ डैश एक्स बराबर जीरो से क्या निकालोगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर कौन से क्रिटिकल पॉइंट सेलेक्ट करोगे? जो ए से बी के बीच में स्थित है, ठीक। ए से बी के बीच में जो स्थित क्रिटिकल पॉइंट है उन पर फंक्शनल वैल्यू, साथ ही साथ ए एंड बी पर भी फंक्शनल वैल्यू। जैसे x1 और x2 हमने मान लिया था कि भाई ए से बी के बीच है, तो हम फंक्शनल वैल्यू किस पे निकालेंगे? x1 पे, x2 पे और एंड पॉइंट्स पर। इन सब पे हमने फंक्शनल वैल्यू निकाला, जिस जिस x पर लीस्ट वैल्यू मिलेगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट कहलाएगा, जिस x पर ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। कभी कभी पॉइंट भी पूछ देता है, ठीक है। और जो रेंज हमारा है वो कहां से कहां तक जाएगा? लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, ये हमारा जो है रेंज जाएगा। जैसे अगर इसको हम लोग ग्राफ से समझे, लिया सब लोगों ने, इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू देखें, सपोज हमारा कोई फंक्शन में इस तरीके से डिफाइन है, ऐसे जनरल ग्राफ हम लोगों ने ले लिया है, ये ए से बी में डिफाइन है। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा वैल्यू तुमको कहां मिल रहा है? इस पर सबसे ज्यादा वैल्यू है कि नहीं? जो मैंने एक रफ ग्राफ बनाया है उसके अकॉर्डिंग देखो, और सबसे कम वैल्यू तुमको कहां मिल रहा है? वो इस एक्स पर है। बना लो इसको, इस एक्स पर सबसे कम वैल्यू है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, इसको थोड़ा सा जो है तुम लोग यहां पर ऊपर दिखा दो, इसको थोड़ा सा नीचे यहां तक ले आओ, जिससे कंफ्यूजन ना रहे। ये
वाले को थोड़ा नीचे तक ले आना। बाकी इस पर तो ग्रेटेस्ट क्लियर कट दिख ही रहा है। इस एक्स पर वैल्यू तुम्हारा ये जा रहा है, ये जो पॉइंट है ये सबसे नीचे तुमको दिख रहा है। ये मान लो तुम्हारा जो है स्मॉल एम है, और ये जो वैल्यू है सबसे ज्यादा दिख रहा है। इसको तुम मान लो कैपिटल एम। तो अब देखो y एक्सिस पर अगर हम देखें कि ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, तो देखो इसे नीचे ग्राफ नहीं है और इसके ऊपर ग्राफ नहीं है, ठीक है। y एक्सिस पर ये स्मॉल m से कैपिटल M तक जा रहा है कि नहीं, तो हमारा जो रेंज होगा वो ये हो जाएगा। स्मॉल m तुमको यहां पर ये ग्राफ के अकॉर्डिंग है, लीस्ट वैल्यू दे रहा है, कैपिटल M तुमको क्या दे रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। जैसे क्वेश्चन देखो, हाँ इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि कभी कभी ये एंड पॉइंट्स गिवन नहीं होते हैं। क्वेश्चन बाद में देखना, इसको जरा और समझ लो। कभी कभी केवल फंक्शन दिया होता है, ये एंड पॉइंट्स नहीं गिवन होते हैं। तो उस सिचुएशन में तुम लोग उसका डोमेन निकाल लेना। क्या निकाल लेना, डोमेन। अब डोमेन हमारा मान लो सपोज आ गया x बिलोंगिंग 1 to 3, तो बस यही हमारे एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। समझ गए ना। डोमेन अगर आ गया होल आर, कोई दिक्कत नहीं। डोमेन अगर होल आर आ गया तो जितने क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे सब पे वैल्यू चेक होगा, साथ ही साथ माइनस इंफिनिटी एंड होल आर में एंड पॉइंट्स कौन होंगे, माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी, उस पर वैल्यू चेक कर लेना, ठीक। और अगर बाउंडेड डोमेन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो तुम्हारा आ गया 1 से 3, तो 1 पे चेक कर लेना, 3 पे चेक कर लेना, बीच वाले जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पे चेक कर लेना। कभी कभी यह भी हो सकता है कि एफ डैश एक्स बराबर 0 से क्रिटिकल पॉइंट्स तो आए, लेकिन कोई भी क्रिटिकल पॉइंट ए से बी के बीच में ना हो, तो फिर केवल एंड पॉइंट पर वैल्यू चेक कर लेना। जैसे तुम्हारा एंड पॉइंट है सपोज 2 से 4 और तुम्हारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया 0। अब 0 जो है वो 2 से 4 के बीच में तो आता नहीं है, तो किस पे वैल्यू चेक करोगे, केवल एंड पॉइंट पर। ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना। जबरदस्ती के एंड पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट नहीं बढ़ाने हैं, समझ गया ना। अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट ए से बी के बीच में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, केवल एंड पॉइंट पर वैल्यू चेक कर लेना। उसी में से एक लीस्ट वैल्यू दे देगा और एक ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा। तो ये नोट में लिख लो, नोट नंबर 1। If no any critical point exists in between A and B, if no any if no any critical point exists in between A and B, then we will check you only at end points, only at
एंड पॉइंट्स ए एंड बी। उसी में से एक लिस्ट दे देगा और एक ग्रेटेस्ट दे देगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अब मान लो एंड पॉइंट ही नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम लोग एंड पॉइंट किसके थ्रू निकाल लेना, डोमेन के थ्रू। तो सेकेंड पॉइंट लिख लो, इफ एंड पॉइंट्स आर नॉट गिवन, if end points are not given, then we can find end points by finding domain of given function, by finding domain of given function. So if end points are not given, then we can find end points by finding domain of function. तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए सभी को अच्छे से। अगर एंड पॉइंट्स के बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो हम लोग फंक्शनल वैल्यू केवल एंड पॉइंट पर निकालेंगे। अगर एंड पॉइंट्स नहीं दिए हैं तो एंड पॉइंट हम लोग डोमेन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन देखें, पेज नंबर 22, 133 का फोर्थ पार्ट। पेज 22, क्वेश्चन नंबर 132, फोर्थ पार्ट। कम ऑन क्विक। एफ एक्स दिया है लॉग ऑफ रूट एक्स माइनस 4 प्लस रूट 6 माइनस एक्स, बेस है 2। बेस क्या दिया हुआ है, 2। ठीक, हमको इसका रेंज निकालना है। तो देखो, क्या इसमें x एज ए फंक्शन ऑफ y बनाना आसान है? अरे यस में बोलते जाओ, क्योंकि लॉग के अंदर स्क्वायर रूट है और दो स्क्वायर रूट है। अरे x को निकालना टफ होगा ना, उसमें कॉन्फिडेंस आप बोला करो। x को निकालना तभी आसान होता है जब सीधा सीधा x दिखे। अगर x कई फंक्शंस के अंदर बैठा हुआ है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, जैसे लॉग है, दो स्क्वायर रूट है, तो यहां पर x को निकालना आसान नहीं होगा। तो अब हम लोग किस मेथड पे स्विच कर जाएं? थर्ड वाले मेथड पर, लीस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू, इसी के लिए तीसरा मेथड है, समझ गए ना? तीसरा मेथड तब उसी के लिए है जब x को निकालना टफ हो, समझ गए ना? ठीक है। जो सेकंड मेथड था जिसमें हम लोग x एज ए फंक्शन ऑफ y बना करके रेंज जो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने किया था, वो मेथड तभी तक आसान रहता है जब तक x को निकालना आसान हो। अगर x कई फंक्शंस के अंदर बैठा हुआ है तो x निकालने में दिक्कत आता है, तो अननेसेसरी हमको वहां पर टाइम किल नहीं करना है। सीधा सीधा हम लोग को फंक्शन की लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू पर फोकस करना है, समझ गए ना? लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाला कैसे जाता है? f डैश x के थ्रू। तो डिफरेंशिएट करो सब लोग, कम ऑन। हाँ, डिफरेंशिएशन से पहले एक चीज और, इसमें एंड पॉइंट जब लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू के थ्रू हम लोग रेंज निकालते हैं तो हमको डोमेन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि एंड पॉइंट नहीं दिए हैं ना। अब एंड पॉइंट नहीं दिए हैं तो फिर एंड पॉइंट कैसे निकालोगे? डोमेन के थ्रू। इसके थ्रू, डोमेन के थ्रू। तो पहले इसका डोमेन निकाल लो, कम ऑन क्विक। तो सॉल्व करें सब लोग अच्छे से। डोमेन फाइंड आउट कर लोगे ना इसका? ये क्वेश्चन है हमारा। एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स माइनस 4 to the base 2।
ये हमारा जो है एफ ऑफ एक्स है। तो पहले इसका जो है हम लोग डोमेन चेक करेंगे, ठीक है। तो डोमेन में क्या करोगे, लॉग के अंदर की क्वांटिटी को पॉजिटिव करोगे ना, अच्छा इस बात को x minus 4 greater than or equal to 0 and 6 minus x greater than, तो इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग जानते हो कि स्क्वायर पॉजिटिव है। यहां अगर बीच में इधर देखो, अगर बीच में माइनस का साइन होता तो इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ती, फिर इसको इधर ले जाते, दोनों तरफ स्क्वायर करते, क्लियर है ना। क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है और दो पॉजिटिव का सम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, स्क्वायर रूट के अंदर तो पॉजिटिव करना पड़ेगा ना। अब ये खुद से निकालो तब मजा है, वैसे बैठ के छापो नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस आने के लिए अभी डोमेन पहले से निकाल लेना चाहिए था, तब मजा है। चलो अब एफ डैश एक्स निकालो सब लोग, कम ऑन। तो डोमेन हमारा आ गया 4 to 6। एफ डैश एक्स पे आ जाओ, लॉग टी का 1/t होता है, तो डिवाइड बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, याद ना चेन रूल। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक। इसमें आ जाओ √6 माइनस एक्स, इसमें एक माइनस साइन भी बाहर आएगा। अरे बोलो खुद से कर पा रहे हो कि नहीं, या हम टी मान करके बताएं, बोला तो करो पर साथ जो है डायरेक्ट कर पाते हो ना सब लोग डिफरेंशिएशन, ठीक है। नहीं तो लेट करके बताए ना फिर, और माइनस एक्स तो माइनस आएगा इनटू, याद रखो बेस 2 है, बेस ई नहीं है, 1/log 2 टू द बेस ई, ये भी आएगा। log x टू द बेस ए का फॉर्मूला लगेगा ना यहां पर, ठीक है। log x टू द बेस ई का डायरेक्ट होता है, जैसे log 1/x होता है। लेकिन अगर ये है फंक्शन, यहां मल्टीप्लाई होता है, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन सही सही करो। देखो ये पूरा डिफरेंशिएशन सबको अच्छे से समझ में आया, बैठ के टाइम ना काटो, उसको कायदे से करो सब लोग। और अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा तो टी मान करके हम डिफरेंशिएशन बताएं, क्यों डायरेक्ट हो रहा है ना। इससे डायरेक्ट नहीं हो पाता है तो उसको इस तरीके से करते हो ना, एफ एक्स इक्वल टू लॉग टी टू रूट एक्स माइनस एक्स, यहां से हम लोग जो है और यहां से डी टी बाई डी एक्स निकालते हो, 1/2 रूट x माइनस 4 माइनस 1/2 रूट 6 माइनस जाता है। अब तो क्लियर है ना, डीवाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यही तो होता है डीवाई बाई डी एक्स, ये होता है। ठीक है,
वैसे मोटा मोटा ये याद रखो कि पहले लॉग डिफरेंशिएट हो जाएगा, लॉग का 1/t इंटू फिर ये वाले डिफरेंशिएट हो जाएंगे। बेस 2 है तो 1/log 2 टू द बेस ही लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, है इसको जीरो करो भाई, हमको तो क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए ना, तो इसको जीरो कर दो। जब f डैश x इक्वल टू 0 करोगे तो इधर देखो ये पोर्शन ऑलवेज पॉजिटिव, खुल के बोला करो, बैठे रहते हो, ये पोर्शन ऑलवेज पॉजिटिव ना, ये तो जीरो होगा नहीं, ये कांस्टेंट है, ये भी जीरो नहीं होगा, फटाफट बोलते जाओ, केवल यही जीरो होगा ना, इसी को जीरो कर दो। 1/2√x - 4 माइनस 1/2√6 - x इक्वल टू 0। 1/2√x - 4 1/2√6 - x, ये 2 कट गया, तो √6 - x इक्वल टू √x - 4, इसको ऐड कर दो दोनों तरफ, x इक्वल टू 5। और ये जो पॉइंट है हमारा, देखो 4 से 6 के बीच में कर रहा है कि नहीं, ये जो 5 पॉइंट है इधर देखो, ये फिर हम ये देखते हैं ना कि हमारा जो क्रिटिकल एक ही पॉइंट आया है, एक आया 10 आए, इससे क्या मतलब है, ये एंड पॉइंट के बीच में है, ये हमारा ये जो डोमेन हमारा था यही तो यहाँ पर एंड पॉइंट है ना, तरीके से है, ये 5 जो है सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट कर लो, फंक्शनल वैल्यू नहीं हो। अब जो है हम लोग फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 3 पॉइंट हो गए, 4 5 6, f ऑफ f(4) कितना आ रहा है, ये जो fx है, ये fx, यहां पर x की जगह 4 रखो, खुद से सॉल्व करो सब लोग। हाफ हाफ आ रहा है ना, ये हो जाएगा लॉग 4 बेस 2 है तो हाफ बाहर आ जाएगा, log 2 टू द बेस 2 1 हो जाएगा। फिर f ऑफ 5 निकाल लो, ये 1 + 1 बेस 2, दो log 6/√2, मतलब 2 टू द पावर हाफ बाहर आ जाएगा, log 2 टू द बेस 2 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हाफ 1 हाफ, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, हाफ, मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है ना, लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 हो गया, तो रेंज हमारा आ गया इस फंक्शन का हाफ से 1, क्या आ गया रेंज, हाफ से 1। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को,
चूंकि एंड पॉइंट्स नहीं गिवन थे तो हम लोगों ने डोमेन निकाल करके एंड पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। वो आ गया 4 to 6। फिर डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया, जो पोर्शन 0 हो रहा था उसको सॉल्व किया, उससे एक्स इक्वल टू 5 आ गया। 5 जो है वो 4 से 6 के बीच में है, तो एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 6, इन पे हमने वैल्यूज निकाली। सबसे कम वैल्यू हाफ आया, सबसे ज्यादा वैल्यू 1 आया, तो रेंज हाफ से 1 हो गया। क्योंकि एफ डैश एक्स हम फाइंड कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, इसलिए वो चेक करने की तुमको ये क्वेश्चन नंबर 133 का 5th पार्ट। ये 133 का 4th पार्ट था, 133 का 4th पार्ट था। अब इसी का 5th पार्ट करें सब लोग, कम ऑन। ln मीन्स ऐसा लॉग जिसका बेस ई हो। ln 2 sin x plus tan x minus 3x plus 1, where x belonging pi by 6 to pi by 3. Come on, quick. का 5th पार्ट जो है सॉल्व करना है तुम लोगों को। तो ये रेंज का तीसरा मेथड हम लोग आज कर रहे हैं, जिसमें लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू हम लोग जो है sin x plus tan x minus 3x plus 1 pi by 6 एंड पॉइंट इसमें पहले से दिया हुआ है हम लोगों को, तो एंड पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करना होगा यहां पर। डिफरेंशिएट कर दो, प्लस tan x माइनस 3x प्लस 1। अब इसको स्क्वायर एक्स माइनस 3, देखो यही डिफरेंशिएशन आ रहा है सभी का। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई कर दो, ठीक है। कोशिश करो बेटा, ट्राई तो करो, बैठे हो। एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा नहीं, न्यूमरेटर को ही करना होता है। देखो यार, अब ये सब इसीलिए कह रहे हो साथ में किया करो। अब ये सब चीजें आगे कि अब ये नॉन जीरो होगा, पता है ना। डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल हो तो वो नॉन जीरो होता है कि नहीं, केवल क्या जीरो करोगे न्यूमरेटर में। टू कॉस एक्स टू कॉस क्यूब एक्स
+1 -3 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। या फिर से नॉन, अरे यस में फटाफट बोलते जाया करो, थोड़ा अपने आप को अप्लाई किया करो। अब cos x को क्या ले लो, t, बनाओ 3 डिग्री इक्वेशन, पहले फैक्टर कर लो इसके। cos x को t लेकर के फैक्टर कर लो पहले। हो गया 2t माइनस t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। t माइनस 2t फैक्टर कर रहे हो ना सब लोग। 2t स्क्वायर t माइनस 1 t माइनस इसमें आराम से फैक्टर होंगे। मैंने बताया था ना तुम लोगों को कि जैसे अगर 2 डिग्री से ऊपर का भी कोई क्वेश्चन है तो अभी सीट पे वही क्वेश्चन रखे गए होंगे जो डायरेक्ट फैक्टर होंगे। मैं पहले बता चुका हूं तुम लोगों को, अपने आप को पता नहीं क्यों करते नहीं हो, बैठे रहते हो। जब हम लोग NA3 डिग्री तब 100 फले आए तो आराम से हो, सीट बनाई जाती है तो हर चीज का ध्यान रखा जाता है। बाहर आ गया 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 अभी अगर 2 डिग्री से ऊपर 2 डिग्री तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, या तो डायरेक्ट फैक्टर नहीं तो सीधा धराचार फॉर्मूले से निकल आएंगे रूट्स। 2 डिग्री से ऊपर भी अगर है तो वो डायरेक्ट फैक्टर होंगे, ऐसे क्वेश्चन ही सेट करके दिए जाते हैं। अब इसके भी क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर करोगे माइनस 2t प्लस t माइनस 1 t माइनस 1, इसमें 2t कॉमन ले लो t माइनस 1, फिर बाहर आ गया 15 बच्चों सभी का 2 वैल्यूज आ गई 1 और माइनस। देखो यही आ रहा है सभी का है। अरे यस तो बोलते जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो मैंने एक एक लाइन बिल्कुल फैक्टर करके दिखाया है। टू माइनस हाफ, फिर से एक बार देख लो। अब इसके बाद तो आंसर जानना है, ये हमारा फंक्शन था। अब इसमें देखो, अब इसमें तुम चाहो भी तो जो सेकेंड मेथड है क्या वो लगा पाओगे? अरे जो सेकेंड मेथड होता है एक्स, देखो जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर तुमको सोचना पड़ेगा ना कि कौन सा मेथड लगाएं, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं। अभी तो मैं एक एक करके तोड़ तोड़ के करा रहा हूं, तो पता है कि हाँ डिफरेंशिएट करना है। जब पेपर बेसिक में क्वेश्चन करोगे तो तुमको सबसे पहले ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको हम किस मेथड से करें। ठीक है, देखो ग्राफ केवल उन्हीं फंक्शंस के बना पाओगे जो सीधे सीधे छोटे छोटे फंक्शन हो। ठीक है, अब अगर कई फंक्शन को मिक्स किया जाएगा तो वहां ग्राफ बनाना भी आसान नहीं होता है। एक्स निकालना, अब देखो ये एक्स कहां कहां है, एक तो लॉग के अंदर है, फिर साइन एक्स, टेन एक्स, 3x, एक्स को निकालना यहाँ का आसान है? एक्स को निकालना भी सिंगल सिंगल फंक्शन में ही आसान होता है। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है तो एक्स को निकालना आसान नहीं होता है। तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्या क्या क्लिक करना चाहिए? लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू एफ डैश एक्स के थ्रू आता है और इसको तुम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएशन स्पेशल टाइप में तुम्हारे लिए दिक्कत करेगा। मॉड लगा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हो, लीस्ट इंटीजर लगा हो, सिग्नम लगा हो, वहां डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है। समझ गए ना? बाकी सिंपल टाइप फंक्शन में आराम से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है।
मैंने फंक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, याद है ना? एक सिंपल टाइप फंक्शन जिसमें कांस्टेंट, लीनियर, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ये सब थे। दूसरा स्पेशल टाइप था, स्पेशल टाइप में तुम्हारा मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, सिग्नम, फ्रैक्शनल, याद है ना? तो वहां डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है? वो होगा भी नहीं क्योंकि वो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं उसमें ज्यादातर, समझ गया ना? मॉड में भी मॉड को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है? बाकी सिंपल टाइप में कोई दिक्कत नहीं, सिंपल टाइप फंक्शन डायरेक्ट डिफरेंशिएट होते हैं आराम से। एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया, एफ डैश एक्स बराबर 0 में डिनोमिनेटर को चूंकि नॉन जीरो रखना होता है तो उसको हटा दिया, न्यूमरेटर ही 0 होगा, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, ठीक है? तो फाइनली सॉल्व किया, cos x को t माना, 3 डिग्री इक्वेशन बना, 3 डिग्री इक्वेशन के फैक्टर किए, लास्ट में 1 और माइनस हाफ 2 रूट्स आ गए। क्या सब लोगों ने यहाँ तक? तो क्या क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आए? थोड़ा कर भी लिया करो, आपसे बैठे रहते हो, ठीक? जैसे t बराबर cos x बराबर 1 से क्या क्रिटिकल पॉइंट आया? 0। तो 0 तो π/6 से π/3 के बीच है नहीं? अरे यस ना बोलते जाए करो। फिर 0 के बाद अगला कौन होगा cos x बराबर 0 में? हाँ, 0 के बाद अगला क्या होगा? 2π। अरे जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं खाली 0 ही थोड़ी है उसमें, 0 के बाद 2π पर भी 1 होगा ना, 0 भी बाहर 2π भी बाहर। अब तो π/3 से बहुत आगे चलेगा 2π में, यानी उसके अब इसमें मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर इस पर आओ, माइनस हाफ पे आओ, तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है? सीधा सीधा आंसर दे सकते हो, क्योंकि हमारा जो x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x हमेशा पॉजिटिव होता है। इसे आंसर दिया करो, मजा है भाई। तुम्हारा जो x है ना π/6 से π/3 ये पॉजिटिव रीजन है ना, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x हमेशा, cos x क्या, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा पॉजिटिव होते हैं और यहां पर कौन सा वैल्यू है? नेगेटिव। समझ गया ना? चलो सॉल्व करो आगे। cos x रूट्स आएंगे लेकिन π/6 से π/3 के बीच में नहीं आएंगे। बात समझ रहे हो ना? अब बच्चा cos x इक्वल टू 1, अब cos x इक्वल टू 1 बाद जो है 0 पे होगा, 0 के बाद 2π पे होगा, ये शब्द तो बाहर है कि नहीं? ये ग्राफ बना के भी कर सकते हो cos x का, तो मैं इसलिए बता रहा हूं आगे सोच रहा हूं। जैसे ये 0 से 2π में ग्राफ है तो तुम क्या करो, अब माइनस ये तो खाली यहां बैठा है ना, ये π/6 हो गया π/3। अब π/6 से π/3 के बीच में cos x ना तो 1 होगा ना माइनस हाफ होगा। ये चीज ग्राफ समझ में आ रही है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग समझ में आ रही है सबको, ठीक है? यानी कि π/6 से π/3 के बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट आएगा? बोलो, खोल के बोलो। लिखो नो क्रिटिकल पॉइंट है लेकिन π/6 से π/3 के बीच नहीं है, तो लिखो नो क्रिटिकल। अभी लिख लो, बाद में पेपर में कुछ ना लिखना, वहां से आंसर लिखना, लेकिन अभी सीख रहे हो, लिखो नो क्रिटिकल पॉइंट इन बिटवीन, नो क्रिटिकल पॉइंट इन बिटवीन π/6 टू π/3। वो थोड़ा इसी टाइप के क्वेश्चन रखे गए कि फाइनली कुछ सीखो। रखने को तो हम इजी भी करा सकते थे तुम लोग, और चीजें सीख ना पाते, ठीक है? नो क्रिटिकल पॉइंट इन बिटवीन π/6 टू π/3। जैसे क्वेश्चन क्रिटिकल पॉइंट था, अब एक ऐसा भी क्वेश्चन कर लो जिसमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, हर टाइप के क्वेश्चन कर लो, ठीक है? इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो फाइनली। π/6 और f ऑफ π/3। अब ये लोग कर लेते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है,
इसमें दो पॉइंट ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट आ जाओ पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 20। अब कोशिश करो कि ये दो क्वेश्चन करने के बाद पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 इंटू साइन ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 इंटू साइन स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका रेंज तुम लोगों को फाइंड करना है। यस कम ऑन बच्चों। तो यहां देखो जो x है पहले साइन है, साइन के बाद स्क्वायर रूट है, तो लग रहा है कि x एज ए फंक्शन ऑफ y बनाना थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, तो हम लोग डिफरेंशियल वाले फंडे पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब डेरिवेटिव वाले फंडे के लिए हमको डोमेन पहले यहां पर निकालना होगा। डोमेन क्यों निकालना होगा? क्योंकि एंड पॉइंट्स यहां पर नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो डोमेन के लिए स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी को पॉजिटिव करोगे। कम ऑन स्टार्ट, फर्स्ट चेक द डोमेन। अब ये सब चीजें खुद से थिंक कर पा रहे हो ना सब लोग? ये सब माइंड में चलाओ अच्छे से, ठीक है। ये सब चीजें माइंड में सेट हो। साइड में हम लोग डोमेन चेक कर लेते हैं। तो पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये लेस देन आर इक्वल टू 0। एक्स प्लस पाई बाई 4, एक्स माइनस पाई बाई 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। इसी तरह से कर रहे हो सब लोग। अब ये लगा लो, ये माइनस पाई बाई 4 है, ये प्लस पाई बाई 4 है। प्लस माइनस प्लस, हमको चाहिए लेस देन आर इक्वल टू 0, तो एक्स आ जाएगा माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। ये हमारे हो गए एंड पॉइंट्स। देखो बच्चों एंड पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर होगा कि नहीं है? ठीक, अब एफ डैश एक्स निकालो। कम ऑन क्विक। साइन टी का कॉस टी होता है, और चूंकि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है तो डी टी बाई डी एक्स भी करना होगा। डिफरेंशिएशन खुद से करो सभी लोग। डिवाई बाई डी एक्स हो गया 3 इंटू कॉस अब रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है कि नहीं? ये छोटे मोटे डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद रखा करो। 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इनको तो रट डालो, समझ गए ना? ये अक्सर आते रहते हैं, इसमें बैठ के टीपी चीपी करने की जरूरत नहीं है। 1/2 स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन तुम लोगों ने चेक कर लिया है? ये नोट कर लिया सब लोगों ने? जल्दी बोलो। तो इंटू, भाई अभी
साइन को डिफरेंशिएट किया, फिर स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएट किया। देखो देखो, ये जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं ना, पहले इसको कर लिया फिर इसको कर लिया। देखो ये स्क्वायर रूट भी एक मशीन होता है, ये ध्यान रखो। अब इसको किया जाए, क्यों, तो क्या आ जाएगा साथ में, -2x, बोलो, इक्वल टू 0। x इसमें हम लोग पीछे निकाल चुके हैं -π/4 से, तुम लोग उसको ना कट कर देना। पहले f' निकाला, फिर f' इक्वल टू 0 अप्लाई कर दो, f' इक्वल टू 0 अप्लाई कर दो। तो इधर देखो, ये तो डिनोमिनेटर है, ये तो नॉन जीरो होगा, जल्दी जल्दी बोलो। कॉस 0 तो होता है, लेकिन वो 0 कहां होता है, कॉस थीटा बराबर अगर 0 सॉल्व करोगे तो एक तो π/2 पे होता है ना, ठीक। तो ये जो रीजन दिया है, इस रीजन में कॉस 0 नहीं होगा, ये वाला भी बेकार हो गया। ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था, केवल ये बचा तुम्हारे पास। इससे क्या क्रिटिकल पॉइंट आया, x इक्वल टू 0। तो केवल सिंगल क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0 आया। फिर से एक बार देख लो, डिनोमिनेटर नॉन जीरो, कॉस थीटा इक्वल टू 0 होता है π/2 के बाद 3π/2 ऑड इंटू π/2 पे होता है, तो -π/4 से +π/4 के बीच में ये 0 नहीं होगा, वो भी बेकार हो गया। बचा केवल क्या, x इक्वल टू 0। फिर देखो देखो देखो, इधर देखो, अब ये इससे इसके अंदर होना चाहिए भाई। हम वही क्रिटिकल पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जो a से b के बीच में होना। ये 0 -π/4 से +π/4 के बीच में है, तो इसको सेलेक्ट कर लो। अब हम लोग किस पे वैल्यू चेक करेंगे, बोलो बोलो, -π/4, 0, +π/4, बोलो, निकालो इस पे वैल्यू। तो f ऑफ -π/4, ये तो 0 आ गया। अरे जब यहां रखोगे -π/4 तो साइन 0 आ जाएगा ना, साइन 0 0। f ऑफ 1/√2 बाहर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, 3/√2, ये आ गया 3/√2। अरे यस, तो जल्दी जल्दी बोलो। तो बताओ बच्चों, रेंज क्या होगा, यस, ये है तुम्हारा लीस्ट वैल्यू और ये है तुम्हारा ग्रेटेस्ट वैल्यू। भी फाइंड आउट कर सकते हो इस मेथड से, तुम लोग लीस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो रेंज हमारा क्या आ गया, 0 से 3/√2। नोट में लिख भी लो, विद द हेल्प ऑफ रेंज we can also find least and greatest with the help of range we can also find least and ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। यू नोट करो सब लोग अच्छे से। जैसे कभी कभी केवल लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू भी पूछ देता है ना वो क्वेश्चन में, तो इसके थ्रू भी तुम लोग निकाल सकते हो, इसके थ्रू भी तुम लोग फाइंड कर सकते हो। अगर लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू भी पूछता है तो रेंज के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, इसमें एफ एक्स दिया हुआ था, एंड पॉइंट नहीं दिया था, डोमेन के थ्रू निकाल लिया, फिर डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, ए से बी के बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट था उसको सेलेक्ट करके फंक्शनल वैल्यू निकाल ली। जिस पर सबसे कम वैल्यू होगा वो लीस्ट होगा, जिस पर सबसे ज्यादा वैल्यू होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। और ये मेथड कहां पर यूज करोगे? जहां पर तुमको एक्स को निकालना टफ लगे, जहां पर तुमको एक्स को निकालना टफ लगे। माइंड में बिल्कुल सेट हो गया अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो। रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये नोट कर लिया सब लोगों ने अच्छे से? हैं? रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये नंबर 4 है तुम्हारा पॉइंट। लोगों को स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड में कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 तो साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा बच्चों? -π/2 से +π/2। डोमेन नहीं, रेंज बोलना। मैं पीछे लिखा भी चुका हूं, देख के बोलो, लेकिन ठीक बोलना, गलत मत बोलना। ग्रेटर और इक्वल, इसमें लेस और इक्वल। सेकंड कॉस इनवर्स एक्स 0 to π। थर्ड tan इनवर्स एक्स, वो फिर से एक बार लिख लो, कोई भूल नहीं जाओगे। cot इनवर्स एक्स 0 to π। देखो स्टैंडर्ड का याद रखना पड़ेगा, ठीक है? वो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही टेबल बनवा दिया था, डोमेन, रेंज एंड पीरियड। टोटल 26 फंक्शंस का टेबल हम लोग को इसीलिए स्टार्टिंग में बना लिया था, ठीक है? और वो टेबल धीरे धीरे तुम लोग याद करते रहो। फिर सेकंड इनवर्स एक्स पे आ जाओ। सेकंड इनवर्स एक्स क्या होगा? 0 to एक्सक्लूडिंग π/2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको इस तरीके से लिख लो, जो हमारा सेक इनवर्स एक्स है, जीरो टू पाई और बिग ब्रैकेट में होगा, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, लेकिन इक्वल टू π/2 नहीं होगा। या अपना ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, मैं थोड़ा इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखा रहा हूं, ठीक है? कॉसेक इनवर्स एक्स कहां से कहां तक जाएगा? -π/2 से +π/2 एक्सक्लूडिंग 0। बिल्कुल सही। जब मैंने टेबल बनवाया था तो उसको ब्रैकेट के फॉर्म में इंटरवल में लिखाया था, यहां पर मैंने इनइक्वल के फॉर्म में लिखा है, ठीक है? क्वेश्चन लिखो, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x प्लस π/2।
हमने इसका रेंज जो है तुम लोगों से पूछा है। तो तुमको यहां से स्टार्ट करना है, दिस वन। तो हमारा जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, ये बच्चों कहां से कहां तक जाता है? ये स्टैंडर्ड का याद रखना होगा, समझ गया ना? बोलो। स्टैंडर्ड का डोमेन तुम लोगों को याद रखना होगा। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये रेंज हो जाएगा। अब पाई बाई 2 ऐड कर दो, लेकिन जो भी एक सेपरेट मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तीनों में करना। तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 2, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2, और इधर पाई प्लस पाई बाई 2। ये जो माइनस पाई प्लस पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2, ये तुम्हारा 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2, और ये पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 3 पाई बाई 2। देखो सेम यही बन रहा है कि नहीं? तो अब जो है इसकी जगह y लिख दो। ये हमारा y मींस रेंज, चाहो तो इसको इंटरवल में भी लिख लो। देखो सेम यही आंसर सबका आ रहा है कि नहीं? माइनस पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड रेंज ऑफ y inverse x plus pi. Come on, check the range. So start from standard function. ये सब चीजें क्लियर हो रही है ना सभी को? मैं इसीलिए हर टाइप के फंक्शन के एग्जांपल्स कराए दे रहा हूं। जैसे लास्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री का भी कराया था, 26 में से 12 यही हो जाते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? तो पहले तुमको देखो ये इससे जो है तुम लोगों को स्टार्ट करना है, इससे स्टार्ट करना है, इससे tan इनवर्स x से। tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, जिसपे इक्वल का साइन नहीं होगा। वो पीछे देख सकते हो, अभी देख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो टेबल मैंने बनवाया था उसके हेल्प ले सकते हो, लेकिन धीरे धीरे उसको याद करते रहो, ठीक है? पेपर में थोड़ी देखने को मिलेगा। तो tan इनवर्स x ये तुम्हारा हो गया माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। केवल इनइक्वालिटी, इक्वल का साइन भूल करके भी मत लगाना। हाफ मल्टीप्लाई कर दो तो इधर बच्चों क्या हो गया? माइनस पाई बाई 4, इधर प्लस पाई बाई 4। और अब क्या किया जाए? पाई किया जाए, तो पाई माइनस पाई बाई 4 1/2 इंटू tan इनवर्स x प्लस पाई, पाई प्लस पाई बाई 4। तो पाई माइनस पाई बाई 4 कितना होगा? 3 पाई बाई 4, बिल्कुल सही। ये तुम्हारा क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई?
इधर ये कितना हो गया 5π/4। तो हमारा जो y है वो आ गया स्मॉल ब्रैकेट में, क्योंकि केवल इनइक्वालिटी है ना, 3π/4 टू फाइनल आंसर ब्रैकेट में लिखा करो, सॉल्व इक्वालिटी में करो, आंसर ब्रैकेट में लिखो। देखो यही सबका आंसर आ रहा है कि नहीं, बोलो। ये हमारा इसका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, फाइनल रेंज होगा। ये अच्छे से क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द रेंज ऑफ, find out the range of y equal to 3 cosec inverse x minus π/2. Come on, check the range. कहां से स्टार्ट करोगे, स्टैंडर्ड फंक्शन से। कॉसेक इनवर्स एक्स सबका नोट है ना, अभी मैंने आज स्टार्टिंग नोट भी करा दिया था। जीरो एक्सक्लूडिंग जीरो। डोमेन और रेंज ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, आगे यूज होता है हर जगह, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसीलिए मैं हर एक फंक्शन का एक एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि आगे भी कई जगह पर जैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी रेंज की जरूरत पड़ेगी तुमको, ठीक है। कैलकुलस में तो डोमेन और रेंज आगे भी यूज होगा ही होगा, इसलिए ये दो कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होने चाहिए। कॉसेक इनवर्स एक्स, देखो मैं लिख देता हूं, स्टार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड फंक्शन। जो कॉसेक इनवर्स एक्स है greater than or equal to minus π/2, less than or equal to π/2, where cosec inverse x not equal to 0। तो बाकायदे मैंने लैंग्वेज में देखो पूरा लिख दिया है, ब्रैकेट में कई बार चीजें समझ में नहीं आती हैं, मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब इसमें 3 मल्टीप्लाई करो तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, -3π/2, बोलो। इधर क्या हो जाएगा, +3π/2 है, कॉमा इसमें जब 3 मल्टीप्लाई करोगे तो नॉट इक्वल टू 0। अब क्या किया जाए, π/2 सब्ट्रैक्ट किया जाए ना, -π/2 -3π/2, 3 cosec inverse x minus π/2। इधर आ जाओ, -π/2 +3π/2, कॉमा 3 cosec inverse x -π/2 नॉट इक्वल टू -π/2। क्यों भाई, इधर जो -π/2 दोनों तरफ लोगे ना, है केवल एक तरफ तो नहीं लिया है, इधर भी दोनों तरफ लिया है ना, बोलो जल्दी से, अब तो बैलेंस रहेगा ना। ये क्वांटिटी कितना हो गया, -3π/2 -π/2 ऐड करो, -2π, ये पूरा बोलो, लेस देन आर इक्वल टू, इधर ये कितना हो गया पाई, कॉमा ये देखो, ये पूरा y है ना, ये y नॉट इक्वल टू माइनस, इसी तरह से लिखो पूरा, जल्दबाजी कोई जरूरत नहीं है। तो यही बन रहा है सभी का, चेक कर लो अच्छे से। ये इधर ये कॉमा के बाद वाला ये समझ में आ रहा है ना सबको अच्छे से,
है। अब आ जाओ फाइनल, तो ये तुम्हारा जो है ये y, y बिलोंगिंग -2 पाई टू +पाई है। माइनस, इससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन था ये तुम्हारा क्वेश्चन ये चल रहा है, समझ गया ना सभी लोग। -2 पाई से +पाई, ठीक। एक्सक्लूडिंग, ये देखो ना y नॉट इक्वल टू, ये देखो लिखा है कि नहीं है, एक्सक्लूडिंग, ये किया है सब लोगों ने कि नहीं, बोलो। ये फाइनल आंसर, ये एग्जैक्टली आंसर आ रहा है सबका, देख लो अच्छे से, सब लोग चेक कर लो कायदे से पूरा। तो कॉसेक इनवर्स एक्स से तुमको स्टार्ट करना है, ये तुम्हारा कॉसेक इनवर्स एक्स है। कॉसेक इनवर्स एक्स जो है वो -पाई से +पाई/2 है, जहां कॉसेक इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 0, फिर 3 मल्टीप्लाई किया, पाई/2 सब्ट्रैक्ट किया और फाइनल रेंज आ गया। स्पेशल टाइप फंक्शन, रेंज ऑफ स्पेशल टाइप फंक्शन, रेंज ऑफ स्पेशल टाइप फंक्शन, रेंज ऑफ स्पेशल टाइप फंक्शन। तो स्पेशल टाइप फंक्शन में तुम्हारा मॉड आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आते हैं ब्रोकन टाइप फंक्शन आते हैं, पता है ना सभी को। तो अब इस टाइप के फंक्शंस अगर आते हैं तो इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं होगा, या तो हम लोग ग्राफ के थ्रू करेंगे या सिंप्लीफाई करके करेंगे। स्पेशल टाइप फंक्शन में हम लोग या तो जो स्पेशल टाइप फंक्शन है उनको पहले सिंप्लीफाई करेंगे या फिर ग्राफ की हेल्प लेंगे। तो नोट डाउन, इन केस ऑफ स्पेशल टाइप फंक्शन we can find range in case of specified function we can find range with the help of graph, simplification method। हम उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसका जो है हम लोग रेंज निकालेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ वाले को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल, सिग्नम, सबके ग्राफ देखे जा चुके हैं। मेन है अब हमारा सिंप्लीफिकेशन कैसे करो। जो स्पेशल टाइप फंक्शन दिया हुआ है उसको पहले हमको सिंप्लीफाई करना होगा। अब सिंप्लीफिकेशन के तरीके अलग अलग हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन है तो मॉड को ब्रेक करना होगा, वो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट मॉड को ब्रेक करके किया है कि नहीं। ग्रेटेस्ट इंटरवल्स में उसको ब्रेक करते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जब हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन किया था तो
जीरो से 1 में क्या होता है 0, 1 से 2 में क्या होता है 1, 2 से 3 में क्या होता है 2। इंटीजर इंटरवल्स में उसको तोड़ते हैं कि नहीं, ठीक। वो सिंप्लीफिकेशन के मेथड हम लोग ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 117। The range of the function fx equal to sin inverse big bracket x square plus half plus cos inverse big bracket x square minus half where big bracket is the greatest integer function। तो सॉल्व करो सब लोग, कम ऑन। वो सिंप्लीफिकेशन के मेथड बेसिक कॉन्सेप्ट में कराए जा चुके हैं। ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ सॉल्व करो सब लोग। थोड़ा सा जो है मॉड के फार्मूले, ग्रेटेस्ट इंटीजर के फार्मूले, लीस्ट इंटीजर के फार्मूले, ठीक है, ये सब जो मैंने बताए थे ना। तो अगर जैसे मान लो वो कॉपी चेंज हो गई हो तो फंक्शन वाले में भी जो फार्मूले वो एक पेज या 2 पेज पे नोट कर लो उनको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर अभी तक नहीं याद हुए हैं तो उसको मैंने हालांकि जब डोमेन पढ़ाया था तो मैंने फार्मूले तुम लोगों को लिखाए थे, याद है ना। अगर वहां लिखे हुए हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो एक पेज पे उसको अच्छे से नोट करके और बैक साइड पे उसको पेस्ट कर लो, चिपका लो, ठीक है। वो कोई देखो पढ़ने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है हर चीज का, ठीक है। जहां पर जो चीजें यूज होती हैं उनको एक जगह नोट कर लिया, नोट करके उसको कॉपी के आगे या बैक पेज पे उसको जो है पेस्ट कर लिया, ठीक। क्योंकि अब जो चीज पीछे पढ़ चुके हो वो बार बार तो बताई नहीं जाएंगी, उनको यूज करना है, ठीक है। जब तक बिल्कुल माइंड में सेट ना हो जाए तब तक उसको अपने पास रखो, ठीक है। अब जैसे अब यहां से चीजें आगे बढ़ेंगी तो अब डोमेन रेंज डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ये जो मैंने टेबल बनवाया था उसका भी जरूरत आगे अब आएगा लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में, ठीक। तो उसको भी तुमको जो है अच्छे क्वेश्चन में सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन का, जनरल का नहीं, स्टैंडर्ड का। वो जो मैंने 26 का टेबल बनवाया था ना उसको भी अच्छे से याद करके एक पेज पे नोट करके उसको भी पेस्ट कर लो कॉपी पर, ठीक। डोमेन, रेंज, पीरियड, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी, लीस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी, मॉड की प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक। अगर कॉपी चेंज हो गई तो उसको एक दो पेज पे नोट करके अपना पेस्ट कर लो, ठीक है। क्योंकि इन फार्मूलों की तुमको लगातार उसमें भी देखो यूज होगा। और जब इसी तरह से जब क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करते करते देखते देखते वो याद करने के लिए कोई हम बैठ करके रटने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चंस करते जाओ, देख देख के यूज करते जाओ, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, समझ गए ना। अब क्वेश्चन अगर नहीं करोगे, उनको इग्नोर करोगे, कभी यूज नहीं करोगे तो फिर कभी नहीं याद होंगे। वो यूज करते करते अपने आप रट जाएंगी चीजें। ये चीजें इतनी बार यूज होनी है, बस उनको करते जाओ, भले देख देख के करते जाओ, अपने आप ऐसे देख देख के सब रट जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि उनको खाली बैठ को याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको यूज करो, भले देख देख के याद करो। वैसे देख देख के करते करते क्वेश्चन में वो अपने आप चीजें सेट हो जाएंगी माइंड। तो अब इस क्वेश्चन में उसने रेंज पूछा है, रेंज मींस आउटपुट। तो जहां तक डोमेन की बात होती थी तो हम लोग मशीन के अंदर झांकते थे, लेकिन अब चूंकि हमको पूरा आउटपुट चाहिए तो इसको पूरा सॉल्व करना होगा।
सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो बिग ब्रैकेट है ये सिंपल ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हम लोग क्या करें कि शुरुआत में इसमें और इसमें दोनों में सेम बना लें, तो चीजें थोड़ा इजी हो जाएंगी, है कि नहीं। तो यहां पर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस हाफ है, तो यहां पर तुम क्या करो, +1 -1 कर दो। तो बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ -1 ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर से डायरेक्ट बाहर आ जाता है। ठीक, तो पहले तो सबसे पहले ये कर लो, कॉस इनवर्स। अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लस हाफ माइनस, इधर देखो, फिर से देखो इधर, मैंने इसमें +1 -1 किया है, इसलिए किया है क्योंकि हम इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ बनाना चाहते हैं, हम इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ बनाना चाहते हैं। तो +1 तो माइनस हाफ, जब +1 करोगे तो प्लस हाफ आएगा, तो ये माइनस, देखो मतलब ऐसा नहीं कोई वैल्यू चेंज भी नहीं हुआ, अगर इसको ऐड करोगे माइनस हाफ बरकरार है कि नहीं। ठीक, मतलब फर्क भी ना पड़े और हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाए। तो साइन इनवर्स बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ प्लस कॉस इनवर्स बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ -1। देखो यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया। ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। अब ध्यान देना आगे, जस्ट सी हियर, साइन इनवर्स टी, टी क्या होना चाहिए, -1 से +1। कॉस इनवर्स टी, टी क्या होना चाहिए, -1 से +1, याद है ना, लिखो। तो ये जो बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ है, ये जाएगा -1 to +1, एंड बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ -1, ये भी जाएगा -1 से +1। साइन इनवर्स एक्स में एक्स -1 से +1 होता है, सेम कॉस इनवर्स एक्स में भी होता है। अब कॉस इनवर्स के अंदर जो भी तामा जामा यहां से लेकर के यहां तक, दैट विल लाइन बिटवीन -1 to +1, इसमें 1 ऐड कर, -1 ऐड कर दो, क्योंकि -1 है तो 1 ऐड कर दो, -1 नहीं 1 ऐड कर दो, तो इधर हो गया 0, बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, तो ये 2। अब ध्यान देना, बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, यहां पर 0 से 2 है और यहां पर -1 से +1 है, याद आया कि नहीं। तो इधर देखो, जब मैंने कहा था ना कि अगर क्वांटिटी सेम हुआ करे तो इंटरसेक्शन पहले ले लिया करो, क्यों दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे। जैसे मान लो ये यहां से आता कि पूरा P है, तो इसमें P है -1 से +1, इसमें P है 0 से 2, ठीक है। तो -1 से +1, भाई हम दो इनइक्वालिटी क्यों एक्स्ट्रा सॉल्व करें, और 0 से 2, तो इंटरसेक्शन क्या आया, 0 से 1, फटाफट बोला करो सब लोग, इंटरसेक्शन क्या आया, भाई जितना इंटरवल छोटा हो जाए उतना अच्छा है। अब P का वैल्यू रख दो, बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ दिस। अब ध्यान दो बच्चों जरा, अब इधर ध्यान दो, बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ कहां से कहां तक है, 0 से 1 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ कुछ भी हो, बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, ये चूंकि बिग ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये हमेशा इंटीजर होता है कि नहीं। हमको इस अंदर से मतलब नहीं है, हमको एक्स नहीं निकालना है, अगर हमको एक्स निकालना होता तो इससे मतलब होता, हमको तो आउटपुट चाहिए ना। ये जो डब्बा है हमेशा इंटीजर होता है कि नहीं, 0 से के बीच में कौन कौन से इंटीजर है, 0 भी तो है, दोनों पे इक्वल लगा हुआ है ना। तो बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ 0 और 1, भाई डब्बा फाइनली लेगा इंटीजर वैल्यू भी,
क्या कभी 0.1, 0.2, 0.9 हो सकता है? वो भले ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 1 दिया हो, लेकिन लेगा तो वो इंटीजर वैल्यू ही, आइदर 0 और 1। बोलो बोलो, ठीक। और ये वैल्यू हम लोग कहां रख देंगे? देखो 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 इधर, ये वैल्यू कहां रखते हैं? इक्वेशन में कहां रखते हैं? y आना है साइड, तो बोथ तुम लोग यहाँ x, तुम लोग सोचते हैं जिसको ग्रेटर फंक्शन हटाते हैं, ये हटाने की जरूरत कब पड़ेगी? यस, जब x निकालना हो, इसलिए यहां से डाइवर्ट ना हो जाना। हाँ, अगर तो यहां तक मामला सेम चलेगा, यहां तक मामला सेम चलेगा, फिर इसके बाद ये डब्बा हटाने में लग जाना अगर दो में पूछे तो। लेकिन अगर रेंज पूछा है तो हमारे पास अब उसको बैक चलेगा, बैक जाकर बस यहां वैल्यू रखो, समझ गया ना? तो ब्रैकेट x, भाई x थोड़ी निकालना हमको, इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स -1। साइन इनवर्स 0 0, कॉस इनवर्स -1 पाई होता है ना, तो पाई आया। जिन लोगों को वैल्यूज नहीं याद है आगे चल के याद हो जाएंगे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे। वैल्यू निकालेगा, याद है ना? जैसे इसका वैल्यू नहीं याद है तो कॉस इनवर्स -1 बराबर टी, -1 बराबर कॉस टी, याद आया? और -1 को लिखो कॉस पाई, टी बराबर आ गया पाई। है? अरे यस तो जल्दी बोलो। फिर x स्क्वायर प्लस हाफ इक्वल टू 1, ये 1 -1 0, साइन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 2, कॉस इनवर्स 0 पाई बाई 2, पाई आ गया। तो रेंज में तो खाली सिंगल वैल्यू आया, क्यों? करली ब्रैकेट में लिखा आंसर। तो रेंज हमारा हो गया करली ब्रैकेट पाई। फिर से एक बार देख लो, स्पेशल टाइप फंक्शन का रेंज निकालने के लिए फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो मैंने बिग ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी को सेम किया, फिर साइन इनवर्स टी में ये t -1 से +1, ये भी -1 से +1, यहाँ 1 ऐड किया तो 0 से 2 हो गया, ये 0 से -1 से 1 है, दोनों का इंटरसेक्शन लिया क्योंकि एंड लगा है, तो ये बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ 0 से 1 आया, 0 और 1 पे इक्वल का साइन था, बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ चूंकि इंटीजर होता है तो दो ही इंटीजर वैल्यू 0 और 1 कैच करेगा। फिर एक एक करके हम लोगों ने वापस इक्वेशन 1 में ला करके रख दिया, वहां से जो है y की वैल्यूज आ गई, वही तुम्हारा रेंज होगा। ठीक, अब इसमें अगर डोमेन निकालना होता तो तुम लोग क्या करते? यहां तक मामला सेम चलता कि नहीं है? ये मान लो तुम्हारा कंडीशन ए है, ठीक है ना? डोमेन कंडीशन कैपिटल है, इससे बता जाओ टू कंडीशन कैपिटल है। ठीक, जैसे ये है बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ इक्वल टू 0 और बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस हाफ इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ कितना डालना होगा, तो बिग ब्रैकेट टी इक्वल टू 0 और बिग ब्रैकेट टी 1, तो टी तुम्हारा कहां तक जाएगा? 0 से। अब देखो यार, अब इस टी का क्या यहाँ पर वैल्यू, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे और बीच में और लगा यूनियन का साइन लगा देना, कर लोगे इसके आगे सब लोग? एक आइडिया तो क्लियर हो गया ना? बाकी इसके आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है? हालांकि हो सकता है उतने अच्छे तरीके से ना हो सॉल्व, क्योंकि मेन टारगेट यहाँ रेंज था। जब क्वेश्चन बनता है तो वो डिजिट्स वगैरह ऐसे सेट करके देता है कि आसानी से फैक्टर वगैरह हो सके, ठीक है? लेकिन अगर इस टाइप के फंक्शन का डोमेन पूछेगा तो कर लोगे ना, यहां से आ गया, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 34। कम ऑन क्विक। एक थोड़ा हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर का कर लिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर लीस्ट इंटीजर को करने का मेथड तो एक ही जैसा होता है। एक थोड़ा मॉड वाले का भी जरा रेंज निकाल लो, ठीक है। थोड़ा हर टाइप के क्वेश्चन चल लो। तो ये मॉडुलस फंक्शन है। पहले खुद से जरा कोशिश करो सब लोग, कम ऑन। पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 34। हालांकि इसमें जो रेंज निकालना है उसमें x -1 से 3 है, लेकिन तुम लोग दोनों में निकालना, पहले होल आर में निकालना और फिर -1 से 3 में निकालना। मैं दोनों में बताऊंगा, ठीक है। मान लो अगर x न दिया होता -1 से 3, ठीक है, दोनों सीखो। तो अब इसमें क्या करना होगा? अरे मेरी बात का जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूं। अब इसमें कैसे शुरुआत करोगे भाई? मॉड भी तो स्पेशल टाइप में जाता है। अब इसमें क्या करोगे? सिंप्लीफाई। क्या करोगे? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है मॉड का? मॉड को ब्रेक करके। है? दो मॉड है, कितने केस बनेंगे? 3। वो जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ मॉड बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, ठीक है ना। एक मॉड होता था तो 2 एरो बनते थे, 2 मॉड होते थे तो 3 एरो बनते थे, याद है नहीं? तो पहले मॉड को सिंप्लीफाई करो। मॉड को पहले सिंप्लीफाई करो। y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x -2। ये हमारा जो है फंक्शन दिया हुआ है। इसका नल पॉइंट 1 है, इसका नल पॉइंट 2 है। रियल लाइन पर आ जाओ। पहले x -1 का साइन शो कर दो। 1 के राइट में पॉजिटिव, 1 के लेफ्ट में नेगेटिव। थोड़ा इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तक जाया करो। फिर 2 पे आ जाओ। ये 2 के राइट में पॉजिटिव, 2 के लेफ्ट में नेगेटिव। ये x -1 x -2 है। दो पॉइंट हैं, 3 केस बनेंगे। एक ये तुम्हारा हो गया, एक 1 से 2 हो गया, एक 2 से इंफिनिटी हो गया। तो 3 एरो मार्क करने हैं तुम लोगों को। पहले केस में x -इंफिनिटी से 1 है, दूसरे केस में x 1 से 2 है, तीसरे में 2 से इंफिनिटी। तोड़ते हैं माइनस ऑफ। मॉड को तो सब लोग ब्रेक कर लेते हो ना अच्छे से। पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव का मॉड नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है ना। माइनस ऑफ x -2, और वो किस x तक है ये जरूर लिखो बच्चों। सारा खेल तो इसी का है। जो ब्रेकिंग पॉइंट होते हैं, एक का अगर लास्ट होता है तो दूसरे का स्टार्टिंग होता है। एक जगह बिग ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, याद है ना। अब दूसरे में आ जाओ तो 1 से 2 में पहला वाला
देखो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ, और दूसरा ये नेगेटिव है माइनस ऑफ x माइनस 2, इसमें x इक्वल टू 1 से लेस देन 2 आ गया। दोनों पॉजिटिव हैं, x माइनस 1, इसमें x आ गया। और तोड़ के बैठे ना रहो, रेंज निकालो उसका जो है। हम मॉड तोड़ना कोई टारगेट थोड़ी है कि मॉड ब्रेक करके आराम से बैठे देख रहे हो, आगे दिमाग लगाओ रेंज क्या होगा। पहले होल आर में निकालो, फिर -1 से 3 में निकालो। मॉड तो वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया जा चुका, वो उसमें कोई खास बात थोड़ी है। इसमें ये माइनस माइनस कॉमन आ गया, मॉड तोड़ते से लग रहा कि बहुत बड़ा जो है कैलकुलेशन कर लिए हो, उसमें क्या है, वो तो हो ही जाएगा, वो तो कर ही चुके हो। इसके आगे की चीज है, उस पर दिमाग लगाओ। ये कट गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, इक्वल टू 1 से लेस देन 2, और ये लास्ट वाला 2x माइनस 3। पहले और आखिरी में जस्ट माइनस साइन का अंतर होना चाहिए। ये आया fx। देखो सब लोग बच्चों यहां तक आ गए हो कि नहीं, इसको अच्छे से ध्यान दो। तो हमारा जो y है वो फाइनली ये है, माइनस ऑफ 2x माइनस 3 इफ x बिलोंगिंग माइनस इंफिनिटी टू 1 दूसरा है वन if x belonging 1 to 2, और तीसरा है 2x माइनस 3 if x belonging 2 to infinity। अब इसमें रेंज हम लोगों को फाइनल निकालना है। वैल्यू रख करके तुम लोगों को चेक करना है। जैसे फर्स्ट वाले में अगर माइनस इंफिनिटी रखोगे, इधर देखो माइनस इंफिनिटी माइनस 3, यहां x की जगह माइनस इंफिनिटी जब रखोगे, x की जगह जब माइनस इंफिनिटी रखोगे, ये देखो माइनस इंफिनिटी जब रखोगे यहां पर, तो माइनस इंफिनिटी माइनस 3, और फिर ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। ये भी मैं होल आर में निकाल रहा हूं। फिर 1 रखो, देखो कितना आ रहा है, रखते तो आओ वैल्यू, ऐसे रखो, उसमें कोई वो थोड़ी जो मैं बता रहा हूं वो करो हो खुद से। इफ x टेंस टू माइनस इंफिनिटी देन y टेंस टू इंफिनिटी, ऐसे लिखो। और वो माइनस इंफिनिटी जो x जिसमें है उसी में रखना। फिर 1 रखो पहले वाले में। अच्छा तुम ये कहोगे कि 1 हम पहले वाले में क्यों रखें, तो इधर देखो मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो दोनों उसको सेटिस्फाई करते हैं ना। ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो दोनों सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, इफ वैल्यू बोलो थोड़ा सा, y बराबर कितना आ जाएगा, 1 रखो, 1 आया कि नहीं, देखो यहां 1 रखो, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1। अच्छा ये 1 अगर तुम यहां भी रखोगे, देखो ये देखो 1 यहां भी दे रहा है कि नहीं, इसलिए मैंने कहा था ब्रेकिंग पॉइंट तो दोनों सेम होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। 2 पे आ जाओ, जब 2 है तो अगर यहां भी रखोगे तो 1 आएगा, और यहां भी अगर 2 रखोगे, जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो दोनों में रख सकते हो, इसीलिए तो कहा जाता है किसी में भी बिग ब्रैकेट लगा सकते हो। यहां भी रखोगे तो भी देखो तुम्हारा 1 आएगा कि नहीं, y इक्वल टू 1 इफ x इक्वल टू, ये अभी हम लोग जो रेंज निकाल रहे हैं, देखो रेंज अभी मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं निकाला है, रेंज विद रिस्पेक्ट टू होल आर के लिए निकाल रहे हैं, मतलब केवल फंक्शन दिया होता, आगे कुछ ना दिया होता, ठीक है ना। अब आ जाओ x इक्वल टू x टेंस टू इंफिनिटी, भाई इंफिनिटी पे इक्वल नहीं लगाते हैं ना, तो y टेंस टू इंफिनिटी हो गया कि नहीं,
ठीक, तो जो रेंज हो गया तुम्हारा वो आ गया 1 से इंफिनिटी। क्या आ गया रेंज? 1 से इंफिनिटी। बोलो। ठीक, ये कर लिया ना सब लोगों ने अच्छे से? ठीक, अब देखो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। ये अभी मैंने होल आर में निकाला है, समझ रहे हो ना? ठीक, अब कि अगर कुछ ना दिया होता तब क्या होता रेंज? ये फंक्शन यहां नोट है, वहां कोई जरूरत नहीं है। अब आओ, इफ x बिलोंगिंग क्या दिया है बोलो? पॉइंट -1 से 3। ठीक है, तो अब माइनस इंफिनिटी पे क्यों चेक करोगे? अब किस पे चेक करोगे? -1 पे। ठीक, फिर x इक्वल टू 1 पे और 2 पे तो भाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रेकिंग पॉइंट है ना। जो ब्रेकिंग पॉइंट होते हैं उन पे चेक करना पड़ता है, क्योंकि फंक्शन चेंज होता है ना वहां पर। तो 1 और 2 पे तो तुम लोग निकाल ही चुके हो। 1 पे y बराबर कितना आया था? 1। और 2 पे क्या आया था? नहीं, 2 पे भी 1 आया था। ठीक, हाँ, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है। ठीक है, 2 पे भी 1 है। अब -1 पे आ जाओ, कितना है? तो -1 देखो रखोगे किसमें? इधर देखो, -1 जो x है ये देखा करो वो इनपुट किस, -1 इस वाले में है ना तुम्हारा, ये -1 इसमें है कि नहीं? माइनस इंफिनिटी से 1, तो -1 रखो यहां पर। देखो कितना आ रहा है? 5। ठीक, 3 रखो जरा। 3 देखो किस वाले रीजन में है? थर्ड वाले में है कि नहीं? ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। अब इसमें जब 3 रखोगे, यहां 3 रखो, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। 6 माइनस 3 3। अब देखो कौन कौन सी वैल्यूज आई? 1 1 3 5। तो मिनिमम कितना है? मिनिमम कितना है? 1। मैक्सिमम कितना है? 5। क्योंकि एक तरह से इसका रेंज बाउंडेड रीजन में निकाल रहे हो ना तुम लोग, तो एंड पॉइंट पर तो चेक करना ही पड़ेगा ना तुमको। और लीस्ट टू ग्रेटेस्ट रेंज आता है कि नहीं? लीस्ट वैल्यू क्या है? 1, ग्रेटेस्ट वैल्यू 5। तो रेंज क्या हो गया? रेंज क्या हो गया? 1 से 5। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये मेथड भी समझ में आया सभी को? अब मैं इसी को देखो ग्राफ के थ्रू तुम लोगों को बताता हूं। ये नोट कर लिया सब लोगों ने? अब इसी जैसे मान लो अगर तुम इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है, अगर तुम इसका जो है ग्राफ बनाओ, इसका जो है, तो कैसे जो है इसका रेंज निकालोगे? ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो 3 पार्ट में टूटा है। अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ठीक है, वो ग्राफ धीरे धीरे तुम लोग सीख जाओगे ग्राफ की क्लास में। और चूंकि ये लाइनें हैं तो लाइन तो थोड़ा तुम लोग के पहले से प्रैक्टिस में रहता ही है। जो हमारा फंक्शन है वो 3 पार्ट में टूटा है। देखो ध्यान से, एक ये है, एक ये है, एक ये है। पहला है -2x - 3, दूसरा है 1, तीसरा है 2x - 3। ठीक, और जो फंक्शन है वो 2 जगह टूट रहा है, एक 1 पे और एक 2 पे। तो हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू 1 का लाइन खींच देंगे और x इक्वल टू 2 का लाइन खींच देंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन बदल रहे हैं ना। ये लाइनें खींचो सब लोग। x इक्वल टू 1 का लाइन खींच लो, x इक्वल टू 2 का लाइन खींच लो। ये ग्राफिकल मेथड है। हालांकि जो वैल्यू रखने वाला मैंने बताया है वो आसान है, ठीक है ना, लेकिन किसी चीज को सीख लेने में कोई बुराई नहीं है। अब इसको मैं ग्राफ के थ्रू कर रहा हूं, ठीक है, वो लेकिन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मॉड मॉड को तो तोड़ना ही पड़ेगा। मॉड टूटने के बाद फिर जो है ग्राफ बनाओगे, समझ रहे हो ना? जब भी मॉड होगा तो सिंप्लीफिकेशन तो मस्ट है।
जब सिंप्लीफिकेशन तुमने किया तो ये देखो, ये तीन 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 फंक्शन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? यहां तक तो सेम रहेगा मामला, समझ गए ना? अब 1 से 2 में 1 है, ये 1 है, 1 से 2 में डार्क कर दो, ठीक। इसके बाद आओ 2 से इंफिनिटी, इधर देखो बच्चों, 2 से इंफिनिटी देखो इधर, ये 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी ये है, क्या है? 2x माइनस 3, क्या है? तो जब यहां 2 रखोगे कितना आएगा? 1। थोड़ा जरा तो बोल दिया करो ना, जब 2 रखोगे कितना आएगा? 1। तो 2 पर 1 से स्टार्ट होगा, ठीक। इसके बाद जब इंफिनिटी रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू इंफिनिटी माइनस 3, 2 इंटू इंफिनिटी बहुत बड़ा इंफिनिटी। अब बड़े इंफिनिटी में -3 क्या उसको क्या छोटा कर देगा क्या? अब इंफिनिटी में 1 2 प्लस माइनस का क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, इंफिनिटी रहेगा। तो 2 पे 1 है, और फिर चूंकि जो लीनियर फंक्शन होता है उसमें हमेशा लाइन बनता है, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे चला गया, इंफिनिटी जाना चाहिए ना, इंफिनिटी दिखाओ। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से एक बार देखो, पहले मॉड को सिंप्लीफाई किया, ठीक है। पहले मॉड को क्या करोगे? सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई टू गिवन मॉड। पहले मॉड को सिंप्लीफाई कर लो, जब सिंप्लीफाई होके वो लीनियर इक्वेशन में आ जाए तो उनके ग्राफ बना लो। y बराबर 1 कांस्टेंट लाइन होता है, पता है ना सबको? इतना तो मैं स्टार्टिंग में बता ही चुका हूं कि y इक्वल टू के कांस्टेंट लाइन होता है पैरेलल टू x एक्सिस, याद है ना? लेकिन वो कांस्टेंट लाइन खाली 1 से 2 तक बनाया है सबने, ठीक। इसके बाद 2x माइनस 3, चूंकि लाइनें 3 पार्ट में टूट रही हैं, तो 2x माइनस 3 कहां से कहां तक लेना? 2 से इंफिनिटी। तो इस पर वैल्यू देख लो, इस पर वैल्यू देख लो, ग्राफ बना दो। अब आ जाओ इस पर, तो जब 1 रखोगे यहां पर तो कितना वैल्यू आया? 1 आया भाई। 2 माइनस 3 -1, माइनस ऑफ -1 प्लस 1 हुआ कि नहीं? यानी ये भी 1 होगा 1 पर, है। और इसके बाद जब माइनस, इधर देखो, जब माइनस इंफिनिटी रखा तुमने तो 2 इंटू माइनस इंफिनिटी बहुत बड़ा माइनस इंफिनिटी होगा, और उसमें अगर तुमने माइनस मल्टीप्लाई किया तो जाएगा तो प्लस इंफिनिटी ना, तो ये लाइन चला गया, है। क्योंकि लीनियर फंक्शन जो होता है वो लाइन, y बराबर mx प्लस c में हमेशा लाइन बनता है ना। अब देखो ध्यान से, इधर देखो, अगर होल आर की बात होती y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू होल आर, जो रेंज होगा वो तुम्हारा 1 से इंफिनिटी जा रहा है कि नहीं? ठीक। अब विद रिस्पेक्ट टू x बिलोंगिंग -1 to 3, जो इस क्वेश्चन में दिया है, जो इस क्वेश्चन में दिया है, ठीक भाई। अभी तो हमने ये रेंज निकाला, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो -1 से 3 है ना, तो -1 से 3 में देखो सब लोग, ये -1 है, ये -1 है, और ये -1 पे वैल्यू कितना आएगा? 5, ठीक। इसके बाद 0 पे आ जाओ, 0 नहीं, कौन सा पॉइंट है? 3 पे आ जाओ। जब 3 रखोगे तो कितना आया था? 3 वाला यहां रखोगे, इस वाले में 3 इंटू 2 -3, 3 आ रहा है कि नहीं भाई? 3 जो है 2 से बड़ा है तो इसमें रखोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो -1 5, 3 पे 3। अच्छा, तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्यों डाल दिया? एक्चुअली में मैंने यहां देख लिया था कि 0 पे भी 3 है, तो अगर तुम्हारा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया कोई दिक्कत नहीं, वो तब धीरे धीरे जब ग्राफ बनाओगे तो खुद ही दिखने लगेगा। अरे अगर 0 रखोगे तब भी तो देखो 3 है, ठीक है। तो हमारा जो रेंज है, अब देखो ध्यान से, अब तुम्हारा जो रेंज है देखो, ये जा रहा -1 से 3 में मैं डार्क कर रहा हूं। अब खाली इसमें देखना y कहां से कहां तक, इतने रीजन में। भाई उसने डोमेन को काट के छोटा कर दिया ना, जब डोमेन को काट के छोटा कर रहा है तो रेंज पे भी फर्क पड़ सकता है ना। तो अब तुम्हारा रेंज क्या हो गया? अब देखो मिनिमम क्या है? 1, बोलो खुल के। मैक्सिमम क्या है?
5। तो अब रेंज ये हो जाएगा है। तो ग्राफ भी बना लो, अभी जब ग्राफ की क्लासें हम लोग करेंगे तो फिर ग्राफ के थ्रू भी तुम लोग चीजें करने लगोगे, ठीक है ना। तो मैंने विदाउट ग्राफ कैसे करेंगे वो भी बताया, ग्राफ के थ्रू कैसे रेंज निकालोगे वो भी बताया। दोनों मेथड समझ में आए सभी को। कुल मिलाकर के स्पेशल टाइप फंक्शन अगर है, मॉड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लीस्ट इंटीजर है, तो तुमको पहले फंक्शन को क्या करना है, सिंप्लीफाई। वो सिंप्लीफिकेशन दो तरीके से होता है, या तो ग्राफ के थ्रू करोगे या फार्मूले के थ्रू, जो इनइक्वालिटी वाले फार्मूले बताए हैं ना मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनके थ्रू सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। सो नाउ वी स्टॉप हियर। तो रेंज तुम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब जो रेंज के क्वेश्चन एक सिंगल पेज पे थे वो तुम लोगों को जो है करने स्टार्ट कर देने हैं। बाकी नेक्स्ट टर्म पर मैं इसमें रेंज के क्वेश्चन टिक कराता हूं, ठीक है ना। 133 में भी रेंज के क्वेश्चन दिए हैं, उनको भी कर लेना, ठीक। सिंगल पेज पे तो रेंज के क्वेश्चन है ही है, ठीक। अब इसमें पीरियड का कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो है इनवर्स फंक्शन,